हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल भाटे ज्ञान पर स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के लिए लिखा हुआ है, यूपी पीसीएल के लिए, एएमआरएस अकाउंटेंट के लिए, तो ये इन तीनों एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑडिटिंग, जो आप जानते हैं इन तीनों में सिलेबस में ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा ऑडिटिंग है, इसके लिए अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड कुछ एमसीक्यू का सेट लेके आए हैं। इसके बाद कुछ और सेट भी लेके आएंगे और एग्ज़ाम तक हम इस तरीके से कराते रहेंगे। और ये आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एक अंकेशक के होना चाहिए, एक अंकेशक को क्या होना चाहिए? निर्भीक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, एक अंकेशक के अंदर ये सारी क्वालिटी होने चाहिए, यानी इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो, एक डेफिनेशन दी है और जो डेफिनेशन दी है इसमें उसके राइटर का नाम पूछा है। इसमें पूछा है कि किसी अंक व्यवसाय या अन्य संगठन की लेखा पुस्तकों तथा लेखों की व्यवस्थित जांच है, जिससे अंकेशन व्यापार के आर्थिक व्यवहारों का सत्यापन कर सके तथा उनके परिणामों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे सके। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ए मॉन्टेगोमरी के द्वारा, ऑप्शन बी एल आर डिक्सी के द्वारा, ऑप्शन सी से जे आर बॉटली बॉय के द्वारा, ऑप्शन डी एफ एल एम डी पोला के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषा दी गई है, ये दी गई है ऑप्शन ए मॉन्टेगोमरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अंतरिम अंकेक्षण से आशय उस अंकेक्षण से है जो निम्नलिखित दो अंकेक्षणों के मध्य में कराया जाता है। ऑप्शन ए आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी चालू अंकेक्षण, ऑप्शन सी वार्षिक अंकेक्षण, ऑप्शन डी प्रबंध अंकेक्षण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको क्या लिखा हुआ? अंतरिम अंकेक्षण, जिसे हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिटिंग। तो ये अंतरिम अंकेक्षण जो होता है, ये तो वार्षिक अंकेक्षणों के माध्यम में कराया जाता है। किसके माध्यम में कराया जाता है? वार्षिक। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? राइट, वार्षिक अंकेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है चिट्ठा अंकेक्षण से आशय है, मतलब चिट्ठा अंकेक्षण में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। ऑप्शन ए चिट्टे की मदों का अंकेक्षण, ऑप्शन बी लेखों का नियमित वार्षिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी चिट्टे की पूर्व तैयारी हेतु पुस्तकों का अंकेक्षण, ऑप्शन डी अंतिम खातों का अंकेक्षण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, इधर लायबिलिटी साइड होती है और इधर एसेट साइड होती है। तो इसके अंदर जितनी भी लायबिलिटीज होती है और एसेट्स होती है, इन सभी को शामिल किया जाता है। इसका मतलब इसका क्या आंसर होगा? ए, चिट्टे की सभी मदों का या चिट्टे की मदों का अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ अंकेक्षण है क्या? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी कला व विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑडिटिंग होती है, ये एक आर्टिकली रूप से या हम ये कह सकते कलात्मक रूप से की जाती है और इसमें कुछ विभिन्न रूल्स को भी फॉलो किया जाता है, यानी एक तरह से साइंटिफिक प्रोसेस होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? ए और बी दोनों, यानी अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम हुआ था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्गम हुआ था, ऑप्शन ए 1490 में, ऑप्शन बी 1494 में, ऑप्शन सी 1894 में, ऑप्शन डी 1994 में। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो ल्यूकास पेसियोली ने किया था। किसने किया था? ल्यूकास पेसियोली। ल्यूकास पेसियोली, और इन्होंने किया था 1494 में। ये इटली के थे। किस देश के थे? इटली। इटली के वेनिस शहर। किस शहर से बिलोंग करते थे? इटली के वेनिस शहर से करते थे। इनको हम फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं किसको? ल्यूकास पेसियोली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कैग। क्या बोलते हैं हम इसको? कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको हम कैग बोलते हैं। ये जो कैग है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। कैसा है? संवैधानिक पद है। कैसा पद है? ये एक संवैधानिक पद है। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 148, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148 दिया गया है, जिसमें कैग की नियुक्ति बताई गई है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 149, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 149। 149 आर्टिकल में कैग की ड्यूटी यानी कर्तव्य बताए गए हैं और इसके क्या क्या काम होंगे, ये सब चीज़ें बताई गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा भुगतानों की भली भांति जांच करना। भुगतानों की भली भांति जांच करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कर्तव्य भंग है, ऑप्शन बी कर्तव्य भंग नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो भुगतानों की जांच यानी ऑडिटर जो होता है जब वो भुगतानों की जांच करता है तो इसको कर्तव्य भंग माना जाता है। ये माना जाता है कि जो ऑडिटर है इसको, जो कंपनी होती है उसमें जो रिकॉर्ड्स रखा हुआ है कि इसके द्वारा इस पर ट्रस्ट नहीं किया गया है, तो इसको क्या माना जाता है? कर्तव्य भंग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें लिखा हुआ है कि एक कंपनी के आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति की जाती है। आंतरिक अंकेशन, फ्रेंड्स देखना ध्यान से, कौन सा अंकेशन? आंतरिक अंकेशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए संचालक मंडल के द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी कंपनी प्रबंधक के द्वारा, ऑप्शन डी अंशधारियों के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, आंतरिक अंकेशन लिखा हुआ है। कौन सा अंकेशन? आंतरिक। तो आंतरिक अंकेशन की जो नियुक्ति होती है वो कंपनी प्रबंधक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। संचालक मंडल के द्वारा भी की जाती है। जब कंपनी प्रथम अंकेशक की नियुक्ति करती है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नियुक्त करते हैं। कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैग की जो नियुक्ति होती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसको हम केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया ऑडिटिंग मानते हैं। अंशधारी के द्वारा जब ऑडिटर की नियुक्ति, प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति पहली मीटिंग में नहीं की जाती है तब उसके केस में क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वे अपॉइंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक अंकेशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कंपनी प्रबंधक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आंतरिक अंकेशक हटाया जा सकता है। आंतरिक अंकेशक को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी अंशधारी, ऑप्शन सी वैधानिक अंकेशक, ऑप्शन डी प्रबंधक यानी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो आया था उसमें लिखा था इसकी नियुक्ति। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? प्रबंधकों के द्वारा। तो इसको हटाने का जो राइट्स होता है वो भी प्रबंधक के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अंकेशन सर्वाधिक विस्तृत होता है? ऑप्शन ए सतत अंकेशन, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेशन, ऑप्शन सी संवैधानिक अंकेशन, ऑप्शन डी चिट्ठा अंकेशन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक विस्तृत होता है। जो सर्वाधिक विस्तृत होता है वो होता है सतत अंकेशन। सतत अंकेशन को ही हम चालू अंकेशन भी कहते हैं। कौन सा अंकेशन कहते हैं हम? चालू अंकेशन भी इसी को कहा जाता है। चालू अंकेशन कौन सा होता है? चालू, जो वर्ष भर चलता रहता है, इस वजह से इसको बोलते हैं चालू अंकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। गहन अंकेशन से हास्य है चुनी हुई मदों का अंकेशन, प्रत्येक मद का विस्तृत अंकेशन, प्रत्येक मद का अंकेशन, चुनी हुई मदों का गहन अंकेशन। इसमें दोनों के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड डी सेम हो गए हैं, तो आप इसमें कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। दोनों से ही एरर हो गई है, इसका आंसर आप ए भी मान सकते हैं और डी भी मान सकते हैं। फ्रेंड्स जो गहन अंकेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी का डेटा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें इस ऑडिटिंग को यूज किया जाता है इस मेथड के लिए। तो कंपनी की जो होता है उसका जो डेटा होता है उसमें बहुत सारा डेटा होता है, तो सभी डेटा को अलग अलग ऑडिटिंग करने में एक ऑडिटर को काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल
आइटम्स को चुन लिया जाता है, फिर उनका अंकेशन किया जाता है और उसके अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जो डेटा पाया जाता है, ये मान लिया जाता है कि बाकी में भी यही होगा, इसी टाइप से होगा। इस वजह से इसमें क्या होता है, कुछ चुने हुए मदों का अंकेशन कर लिया जाता है और इसे ही हम डीपली ऑडिटिंग भी बोलते हैं, गहन अंकेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। 13 क्वेश्चन लिखा है, सतत अंकेशन लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? बड़ी संस्थाओं के लिए, छोटी संस्थाओं के लिए, मंझले आकार की संस्थाओं के लिए, या सभी के लिए। तो सतत अंकेशन कौन सा होता है? जो वर्ष भर चलता रहता है और जिसका दूसरा नाम हमने आपको बताया था चालू अंकेशन। कौन सा अंकेशन? चालू अंकेशन। और ये कब चलता रहता है? वर्ष भर चलता रहता है। और ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए लाभदायक होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेशन पूरे वर्ष चलता रहता है? फिर रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहा है, आंतरिक अंकेशन, वार्षिक अंकेशन, पूर्ण अंकेशन या चालू अंकेशन। तो मैंने आपको भी बताया था, तो इसका कौन सा अंकेशन होगा? चालू अंकेशन, जो पूरे वर्ष भर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चालू अंकेशन विशेष रूप से आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, किसी व्यापारिक संस्था के लिए, छोटी संस्था के लिए, किसी निर्माणी संस्था के लिए, या बैंकिंग संस्था के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है किसी व्यावसायिक संस्था के लिए। व्यावसायिक संस्था छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जबकि हमने आपको बताया था कि ये छोटी के लिए जरूरी नहीं होता, उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चीली पद्धति। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ आ गया छोटी संस्था, ये भी कट हो जाएगा। निर्माणी संस्था बड़ी या छोटी, यहाँ पर भी जिक्र नहीं है, तो इसके लिए नहीं। तो किसके लिए? बैंकिंग कंपनियों के लिए चालू अंकेशन आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्या प्रबंध बाह्य अंकेशन के कार्य क्षेत्र को सीमित कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, सी कुछ परिस्थितियों में कर सकता है, डी यदि अंशधारी अनुमति दे तो। इसमें लिखा क्या बाह्य अंकेशक के कार्यों को सीमित कर सकता है? तो जो प्रबंधन होता है इसके द्वारा इसके वर्क को सीमित नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेशन साक्ष्य के अभाव में अंकेशक कैसा देगा? अंकेशन साक्ष्य के अभाव में अंकेशक देगा। ऑप्शन ए शर्तयुक्त राय, ऑप्शन बी बिना शर्त राय, ऑप्शन सी विपरीत राय, ऑप्शन डी कोई राय नहीं। तो फ्रेंड जब अंकेशन साक्ष्य ही नहीं होंगे तो उस केस में अंकेशन अपनी राय कैसे देगा? कोई राय नहीं देगा। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, अंकेशक अपनी कोई भी राय नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक हानि पूंजीगत हानि होती है क्योंकि यह असामान्य कारणों से उत्पन्न होती है, बी इसका आशय पूंजीगत आहरण से होता है, सी यह लेखांकन वर्ष से संबंधित है, ऑप्शन डी है स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजीगत हानि। कैसी हानि? पूंजीगत हानि या लाभ। पूंजीगत हानि या लाभ, ये दोनों के दोनों स्थायी संपत्ति से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित? स्थायी संपत्ति। यानी यदि हम स्थायी संपत्ति को सेल करेंगे या परचेज करेंगे, उस पर जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पूंजीगत लाभ या हानि। फ्रेंड्स याद रखना, इस पर जो लाभ या हानि होती है इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। और जो लॉस होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, जबकि कैपिटल प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और ये किस तरह के माने जाते हैं? पूंजीगत माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? ये पूंजीगत माने जाते हैं। इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, माल वापसी की शर्त पर बेचा गया किंतु उसे उधार विक्रय मान लिया गया। मतलब कंडीशन ये थी कि यदि आपको माल पसंद आ जाए तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। तो यह क्या है? किस तरह की अशुद्धि है? यानी माल को अभी बेचा नहीं था, कंडीशन पे बेचा था, उसने इसको क्या किया? उधार मान लिया गया। तो किस तरह की अशुद्धि है?
सैद्धांतिक अशुद्धि, लेखे संबंधी अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, छूट जाने वाली अशुद्धि। तो फ्रेंड्स आप पहले समझिए सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सी होती है। सैद्धांतिक अशुद्धि वो अशुद्धि होती है जिसमें सैद्धांतिक नियमों का पालन नहीं किया जाता। सैद्धांतिक नियमों का पालन नहीं किया जाता मतलब इसमें क्या होता है, पूंजीगत एक्सपेंस को आयगत मान लिया जाता है, पूंजीगत को आयगत और आयगत को पूंजीगत, आयगत को पूंजीगत मान लिया जाता है। ऐसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा था, माल को हमने क्या किया था, कंडीशन पे बेचा था, अभी बिक्री हुई नहीं थी, फिर भी इसको क्या कर लिया, सेल मान लिया गया। तो ऐसी एरर को ही हम सैद्धांतिक एरर कहते हैं। दूसरा था लेखे की अशुद्धि। लेखे की अशुद्धि वो होती है जैसे राम को 2000 रुपये का माल बेचा। किसको बेचा, राम को बेचा 2000 रुपये का माल, और गलती से क्या हुआ, 2000 की जगह पर उसके अकाउंट में हमने 200 रुपये की एंट्री कर दी। किसकी एंट्री कर दी, 200 की एंट्री कर दी। तो ऐसी अशुद्धि क्या कहलाएगी, लेखे की अशुद्धि कहलाएगी। क्षतिपूरक अशुद्धि कौन सी होती है, हमने माल बेचा किसको, राम को माल बेचा, कितने से, 2000 से। राम को डेबिट होना चाहिए, और राम की जगह पर हमने क्या किया, श्याम को डेबिट कर दिया। तो देखो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपये जो डेबिट में जाने थे अभी भी 2000 रुपये डेबिट में जा रहे हैं। बस क्या हुआ, राम की जगह पर अब किसके अकाउंट में जा रहे हैं, श्याम के अकाउंट में जा रहे हैं। तो ऐसी अशुद्धि को बोलते हैं हम क्षतिपूरक अशुद्धि। तो फोर्थ नंबर पे आता है छूट जाने वाली अशुद्धि। तो सेम, यदि हमने राम को माल बेचा और ये लेखा हमारा करने से छूट जाएगा, तो ऐसी अशुद्धि क्या कहलाएगी, क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। तो चारों अशुद्धि आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामयिक अंकेशन किसे कहते हैं, जो लेखा वर्ष शुरू होने पर प्रारंभ हो जाता है, जो लेखा वर्ष समाप्त होने पर प्रारंभ होता है, जो वर्ष भर चलता रहता है, इनमें से कोई नहीं। जो लेखा वर्ष शुरू होने पर प्रारंभ होता है ये तो नहीं है। इसमें लिखा जो लेखा वर्ष समाप्त होने पर प्रारंभ होता है। देखो सामयिक, सामयिक का मतलब होता है समाप्ति, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो लेखा वर्ष के समाप्त होने पर शुरू होता है वही क्या होता है, सामयिक अंकेशन होता है। वर्ष भर चलने वाला, ये मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कौन कौन सा, गहन अंकेशन इसी को कहते हैं, चालू अंकेशन इसी को कहते हैं, विस्तृत अंकेशन भी इसी को कहते हैं। इसके कई नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष के मध्यम में कराया गया अंकेशन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए अंतिम अंकेशन, ऑप्शन बी वैधानिक अंकेशन, ऑप्शन सी अंतरिम अंकेशन, ऑप्शन डी चालू अंकेशन। तो वर्ष के मध्यम में जो कराया जाता है उसको बोलते हैं हम अंतरिम अंकेशन। वर्ष के अंत में किया जाने वाला अंतिम, और जो कंपनी के द्वारा किया जाता है किसी भी कंपनी, उसको वैधानिक बोलते हैं। जो पूरे वर्ष भर चलता रहता है उसको चालू अंकेशन बोलते हैं, वर्ष भर चालू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा, वर्ष के मध्यम में कराया जाने वाला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सौदे हो गए हैं, जो सौदे हो गए हैं 22, जो सौदे हो गए हैं उनका ही लेखा किया जाता है, अंकेशन के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक लेखा का सिद्धांत, ऑप्शन बी रूढ़िवादिता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन डी पूर्ण प्रकट करने का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए ऐतिहासिक लेखे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली स्नय और अस्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए आर जी विलियम्स के द्वारा, ऑप्शन बी जे आर बॉटलीबॉय के द्वारा, ऑप्शन सी स्पाइसर एंड पैगलर के द्वारा, ऑप्शन डी कार्टर के द्वारा। तो इस परिभाषा को कार्टर ने दिया है। किसने दिया है, कार्टर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती। ऑप्शन ए समता अंशों पर लाभांश कर सकती है, पूंजी पर ब्याज कर सकती है या नहीं ये बताना हमें।
पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश, ऋण पत्रों पर ब्याज। तो भुगतान कंपनी जो किसी भी तरह के अंश से दोनों पर लाभांश देती है, ऋण पत्रों पर ब्याज देती है, लेकिन भुगतान नहीं कर सकती, तो वो होता है पूंजी पर ब्याज। तो इसका आंसर क्या राइट होगा? बी। क्योंकि जो कंपनी होती है वो पूंजी पर लाभांश देती है, ब्याज नहीं देती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। आंतरिक अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है अंशधारियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमने बताया था जो ये आंतरिक अंकेक्षक होता है, आंतरिक अंकेक्षक, अंकित अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। इसको हटा कौन सकता है? हटा कौन सकता है? वो भी मैनेजमेंट, प्रबंधक। तो जब इसकी नियुक्ति ये कर रहा है, हटा भी यही रहा है, तो इसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण भी कौन करेगा? वो भी प्रबंधक ही करेगा। कार्य क्षेत्र कौन करेगा? वो भी मैनेजमेंट ही करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो फ्रेंड्स आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चन 25 लेके आए थे। नेक्स्ट डे में फिर से एक 25 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट सेट लेके आएंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना न भूलें।